हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो टॉपिक है वो है पीएसयू बैंक्स की। जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें क्या करें और कौन कौन से सरकारी बैंक्स हैं, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें इनमें से निकल जाना चाहिए या इसमें हमें बने रहना चाहिए या हमें इनको परचेज करना चाहिए। तो मेरा जो व्यू है इन सारे सरकारी बैंक्स पे, मैं 5 बड़े सरकारी बैंक्स की बात करूंगा। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि बाकी सारे बैंकों को मेजोरिटी में इन 5 बैंकों में क्लब कर दिया गया है, तो ये 5 बड़े सरकारी बैंक्स बचे हैं, या फिर इनसे अलग भी 1-2 सरकारी बैंक्स और हैं, लेकिन उनको फ्यूचर में इन्हीं में से किसी में क्लब किया जा सकता है। लेकिन अभी ये 5 बड़े हैं और ये कंसोलिडेशन इनमें किया गया है। पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, उससे पहले के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, इनकी बुक वैल्यूज क्या कहती हैं, तो उन सब चीजों पे एक बार मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर देता हूं कि ये मैं यहां पर आपको एक तरीका बता रहा हूं कि हमें सरकारी कंपनीज को, स्पेशली सरकारी बैंक्स को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए उनमें ट्रेड करने के लिए। मेरा यहां पर किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो कभी भी कोई भी एक्शन लेने से पहले मेरी वीडियो के बेस पर अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें, अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह कर लें और अपना एनालिसिस कर लें। मेरे कहने से कोई भी यहां पर ट्रेड नहीं करे। मेरा पर्पस यहां पर आपको सिर्फ समझाना है कि किस किस तरीके से हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग से पहले। खासतौर से इसमें आज की वीडियो में सरकारी बैंकों के केस में मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज को हमेशा से ऑब्जर्व किया है सरकारी बैंकों के केस में कि चाहे वो हमारा पीएनबी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, या फिर कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इस तरह के बैंक्स में जनरली क्या होता है कि ये बुक वैल्यू से, जो इनकी अपनी बुक वैल्यू होती है, उनसे काफी डिस्काउंट पर जाते हैं। और डिस्काउंट पर जाने के बाद में अगेन अगले 1-1.5 साल में बुक वैल्यू तक ये बैंक्स जरूर आ जाते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का, 15 साल का भी इनका स्टडी करोगे ना, तो जनरली हमेशा से ये होता है कि अपने बुक वैल्यू से 1/3 पर रह जाते हैं या 50% पर आ जाते हैं या उससे भी नीचे आ जाते हैं, और फिर अगले 1-1.5 साल में रैली करना शुरू करते हैं और 1.5-2 साल के अंदर अंदर अपनी बुक वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। तो आज की डेट में ये सारे सरकारी बैंक अपनी बुक वैल्यू से काफी डिस्काउंट पर चल रहे हैं। इनमें एक बैंक बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर कभी नहीं चलता, वो एसबीआई है। लेकिन अभी भी ये देखो, पहले कुछ टाइम पहले, अब से कुछ टाइम पहले तक भी एसबीआई 180 के आसपास था, 190 के आसपास था, और जो इसकी बुक वैल्यू थी वो 280 थी। तो वहां से ये काफी स्पीड से ऊपर आया और 280 की तरफ चल रहा है। अभी 252 इसकी एसबीआई का वैल्यू है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 281 है, 281 है। पीएनबी की अगर हम बात करें तो करंट प्राइस इज 30.8 बट बुक वैल्यू इज 67.9, तो ये हाफ से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और कैनरा बैंक की बात करें तो बुक वैल्यू इज 283 रुपीज, करंट प्राइस इज 94, तो ये 1/3 पर ट्रेड कर रहा है। और यूनियन बैंक की बात करें तो बुक वैल्यू इज 52 एंड करंट प्राइस इज 25, तो ये हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बुक वैल्यू इज 165 एंड करंट प्राइस इज 49, तो ये सारे ही बैंक डीप डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं अपनी बुक वैल्यू से। और बुक वैल्यू से जब ये डीप डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं तो अगले 1.5-2 साल में ये बुक वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 165 तक ये चला जाना चाहिए। अभी 50 रुपए चल रहा है, 50 रुपीज है। यूनियन बैंक 52 जाना चाहिए, करंट में 25 है, तो डबल का स्कोप है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 गुने होने का स्कोप है, कैनरा बैंक में भी 3 गुने होने का स्कोप है। 94 चल रहा है और 283 है, तो ये एक अच्छा स्कोप है। और पीएनबी की बात करें तो यहां से डबल से ज्यादा का होने का स्कोप है। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ऑलमोस्ट वहां पर पहुंचने वाला है, लेकिन एसबीआई अपनी बुक वैल्यू से ऊपर जनरली चला जाता है। तो मैं एसबीआई को एक डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन जो बचे हुए 4 हैं, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये एक्चुअल में कौन सा टाइम है कि अगर मैं एक जनरल बात करूं तो अगर पीएनबी में हमारी, या कैनरा बैंक में, यूनियन बैंक में, या बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हमारी एफडी है ना आज की डेट में, तो ये टाइम उस एफडी को तोड़ने का है और उस अपनी इन्वेस्टमेंट को इन बैंकों के शेयर्स खरीदने का टाइम है। और अगर आपने 5 साल के लिए एफडी की हुई है ना, तो उस 5 साल की एफडी को तोड़कर इस टाइम पर इन बैंकों में शेयर्स खरीदने का टाइम है, सेम पीरियड के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप
आप खुद से देख लोगे कि जो इनमें बुक वैल्यू का जो अभी वैल्यू है ना बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में 165 का, तो ये सारे ही अमाउंट आपकी बहुत जल्दी यहां से डबल और ट्रिपल होने का सीधा सीधा स्कोप है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इनमें आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो। देखो सरकारी कंपनियों के केस में मेरा मानना क्या होता है कि सरकारी कंपनियों का जो मेन मकसद है वो नेशन को सर्व करना है, एक बैलेंस बनाकर रखना है इंडस्ट्री में, और उनका मेन पर्पस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनको मॉडरेट सिचुएशंस क्रिएट करना होता है। लेकिन उसके बाद भी यहां पर क्योंकि ये मार्केट में लिस्टेड हैं, तो मार्केट में ओवर ऑप्टिमिज्म एंड ओवर पेसिमिज्म की जो सिचुएशन आती है ना, तो अभी ओवर पेसिमिज्म की सिचुएशन में फंसे हुए हैं सारे बैंक्स और सरकारी बैंक्स खासतौर से। तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहां से पैसा डबल और ट्रिपल करने का, और मुझे नहीं लगता कि 1.5-2 साल से ज्यादा इस तरह की किसी भी सिचुएशन में लगता है। अगर हम पास्ट में भी आपको भी देखोगे तो ये इसी तरह की सिचुएशन आती है। अब अगर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें ना, तो एक एक करके सभी का देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात कर रहा हूं, तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स प्लस में आए हैं और बहुत अच्छे प्लस में आए हैं। 1771 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट है। तो ये एक अच्छी बात है। यूनियन बैंक के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसके भी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो ये इसके 534 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट है। और कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक का भी जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है दैट इज 466 करोड़, ये भी पिछले सारे क्वार्टर में हाईएस्ट है। इसका तो जून क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट आया था, विच वाज द हाईएस्ट इन लास्ट 10 क्वार्टर्स। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें 576 करोड़ का है, जून क्वार्टर में 538 करोड़ का है। और इसके तो रिजल्ट्स पहले से भी मतलब उतने बेकार नहीं हैं, लेकिन इसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से ये इतना डीप डाउन चला गया था। अदरवाइज ये सरकारी बैंकों में, बड़े बैंकों में आता था पहले भी, अभी तो कंसोलिडेशन के बाद में और अच्छा है। इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 67 है, करंट प्राइस इज 30.8। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे यहां से 2 गुना और 3 गुना होने का सीधा सीधा स्कोप है। अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल भी अगर हम देखें तो देखो पंजाब नेशनल बैंक का जो हाईएस्ट था वो 281 था और अभी ये 30 रुपीज पर ट्रेड करता है, तो 1/10 पर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। तो 1/10 पर देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये वापस से 300 चला जाएगा, हो सकता है चला जाए, हो सकता है ना जाए, लेकिन अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो इसने जो बीच में ये रेसिस्टेंस बनाया है वो रेसिस्टेंस 38 का बनाया था, और इस रेसिस्टेंस के बनाने में जो मैक्सिमम डेप्थ इसकी आई है वो ये है। और अगर हम इसको, जब ये यहां से ब्रेकआउट देगा, उसका अगर हम लेवल लगाते हैं तो ये यहां से ऑलमोस्ट हमारा 51 के आसपास आता है। अभी 30 रुपीज ट्रेड कर रहा है, तो यहां से 30 से 51 तो टेक्निकल टारगेट है, तो ये तो अचीव होना बहुत ही आसान है, यहां से सीधा सीधा जा सकता है। और 30 से अगर 51 का टारगेट आता है तो 67% का हमारा यहां से नेट प्रॉफिट बैठता है। 67% का नेट प्रॉफिट अगर एक साल में भी आ जाए तो मेरे हिसाब से तो एक साल इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उससे बहुत पहले ये पहुंच जाएगा, क्योंकि प्री पैंडेमिक का भी जो लेवल था वो 66 के आसपास था। मैं तो 51 की ही बात कर रहा हूं, मिडवे की ही बात कर रहा हूं। तो ये यहां पर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं फिर से कहूं कि मैं बहुत ज्यादा सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का कभी भी फैन नहीं रहा, लेकिन यहां पर जब बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है ना ओवर पेसिमिज्म की वजह से, तो उस अपॉर्चुनिटी को लूज करना भी कोई समझदारी नहीं होती। मैं फिर से अगेन कह रहा हूं, अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना, अपना माइंड लगाना, अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करना। मेरी बात का यहां पर सीधे सीधे मेरी बात को मान के नहीं इन्वेस्ट करना है। मेरा पर्पस आपको यहां पर बताने का है कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर हम कैनरा बैंक की भी बात करें, फिर दूसरे बैंक की, तो उसमें भी सेम ही सिनेरियो यहां पर बनता है। जो रेसिस्टेंस था वो ये था, उसके बाद में जो नीचे के लेवल से और रेसिस्टेंस तक का जो डेप्थ है, अगर हम उसी को ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर ले जाकर लगाएं और उसका टारगेट देखें तो कितना बनता है, तो ये 160 के आसपास बनता है। और करंट में प्राइस 93 है, तो यहां पर भी 65% के आसपास का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, 67% का। और उसके बाद अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो उससे भी ज्यादा बनता है। जो डेप्थ है उसका मैंने पहले लगाया हुआ है, तो 25 रुपए अभी करंट प्राइस है और 50 रुपए इसका टेक्निकल टारगेट आता है। तो यहां पर ये तो पूरा पूरा डबल ही होता है। और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, बैंक ऑफ
इंडिया, इसको पूरा टाइप ही कर लेते हैं, बैंक इंडिया, एक्चुअल में इसका ये कोड है तो ये जल्दी आ जाता है, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका ये रेसिस्टेंस है, यहां से ये चलना शुरू हो गया है और जो मैक्सिमम डेप्थ है इस केस में 31 से इस लेवल तक रेसिस्टेंस ये है। और इसको अगर हम ऊपर मार्क करते हैं, इसमें भी अच्छे टारगेट आते हैं, ये डबल से ज्यादा का टेक्निकल टारगेट है। देखो दिस इज 85 हियर और 41 का अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो डबल से ज्यादा का है। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड है। अगर हम लॉन्ग टर्म में, आप पीछे भी अगर कभी भी इस चीज को चेक करोगे ना कि जब कभी भी ये सरकारी बैंक अपने जो बुक वैल्यू है उनसे हाफ पर या 1/3 पर रह जाते हैं ना, तो उसके बाद में अगले 2-3 साल में रैली आती है और अपने बुक वैल्यू तक ये सारे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू तक पहुंचना एक नॉर्मल सी बात है। और एक और जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, सरकारी कंपनी होने के बाद भी ये सरकारी बैंक है और यहां पर बैंकों में जनरल पब्लिक का पैसा रखा होता है, तो सरकार कभी भी किसी नॉर्मल कंपनी को डाउन होने दे सकती है, खत्म होने दे सकती है और उसको बेच सकती है। लेकिन जहां पर नॉर्मल जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है, उन कंपनीज को खत्म नहीं होने दे सकती, उनको बेकार नहीं होने दे सकती। जैसे मैं बेकार होने की बात कर रहा हूं, एयर इंडिया है, आज की डेट में कहीं नहीं नजर आती। हम एमटीएनएल की बात करते हैं, बीएसएनएल की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों का पैसा नहीं लगा तो उन कंपनीज को खत्म होने दिया गया, जबकि ये गलत बात है, खत्म नहीं होने देना चाहिए था। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो बाकी कंट्रीज में सरकारी कंपनीज वैल्यू गेन करती हैं और अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पैसा भी कमा कर देती हैं, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन सरकारी होने के बाद भी ये सरकारी बैंक्स हैं, यहां पर लोगों का पैसा रखा है, यहां पर वोट बैंक भी है। अगर किसी भी सरकारी बैंक को कुछ होता है तो पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो इनको फेल नहीं होने दे सकते किसी भी सिचुएशन में। तो यहां पर इन सरकारी बैंकों का बुक वैल्यू तक आना ऑलमोस्ट तय है। और अच्छी बात क्या है कि जो पिछले 2 क्वार्टर में सारे ही सरकारी बैंकों के जो रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट आए हैं, वो अच्छे आए हैं। तो यहां पर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है कि यहां से बुक वैल्यू तक तो अब ये सरकारी बैंक चले ही जाएंगे। तो मेरा इसमें ये पूरी एनालिसिस थी। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इनमें आप ट्रेडिंग बैट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय ले लेना, अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। और ये मेरी आज की वीडियो थी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, बेटर कर सकें। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस इवनिंग।